नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बेहद खास और बड़े टकराव पर बात करने वाले हैं। केस का नाम है आईसी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और इसका साइटेशन है 1967 AR 1643। देखिए, ये सिर्फ एक आम कानूनी विवाद नहीं था, ये एक ऐसी बहस थी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हमारी संसद यानी हमारी पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को अपनी मर्जी से बदल सकती है या उन्हें छीन सकती है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम गोलकनाथ परिवार के जमीनी विवाद को समझेंगे, फिर संवैधानिक सवालों पर आएंगे, मेजॉरिटी और डिसेंटिंग न्यायाधीशों के तर्क देखेंगे, फैसले का असर क्या हुआ वो जानेंगे और आखिर में इसकी लोकतांत्रिक विरासत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, गोलकनाथ परिवार का विवाद, भूमि, अधिकार और राज्य। अब इस पूरे मुद्दे की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया और फिर 1953 में पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट लागू हुआ। इन कानूनों का सीधा सा मकसद था कृषि सुधार लाना, लेकिन एक कैच था। सरकारों ने इन कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि इन्हें फंडामेंटल राइट्स के आधार पर किसी कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। 1964 आते आते 17th अमेंडमेंट ने इस व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने 1967 के इस ऐतिहासिक मुकदमे की नींव रखी। तो आखिर इस कहानी के मुख्य किरदार कौन थे? एक तरफ थी पिटिशनर्स, गोलकनाथ फैमिली, जिनकी लगभग 418 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन को सरकार ने नए कानून के तहत सरप्लस घोषित कर दिया था, यानी जरूरत से ज्यादा। और दूसरी तरफ थी स्टेट ऑफ पंजाब। ये वही 418 एकड़ की जमीन थी जिसने भारत के संविधान की सबसे बड़ी बहस छेड़ दी। परिवार का सीधा सा कहना था कि उनकी जमीन इस तरह छीन लेना उनके मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। भाग 2, संवैधानिक प्रश्न, प्रक्रिया बनाम मूल अधिकार। असल टकराव 2 आर्टिकल्स के बीच था और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आर्टिकल 13(2) जो साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी लॉ यानी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उन्हें कम करता हो। वहीं दूसरी तरफ है आर्टिकल 368 जिसमें संविधान को संशोधित करने की या अमेंड करने की प्रक्रिया दी गई है। तो सबसे बड़ा और काफी जटिल सवाल ये उठा कि क्या आर्टिकल 368 के तहत किया गया एक संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के हिसाब से एक लॉ माना जाएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका सीधा मतलब है कि संसद मौलिक अधिकारों को कभी छू भी नहीं सकती। यहाँ दोनों पक्षों के तर्कों को तटस्थ रूप से देखना काफी जरूरी है। पिटिशनर्स का लॉजिक काफी सीधा था। एक अमेंडमेंट भी आखिरकार एक लॉ ही तो है ना, इसलिए वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है और संविधान के कुछ हिस्से स्थायी और परमानेंट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि संविधान को बदलना एक सॉवरेन शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आर्टिकल 13 के इन बंदिशों से बिल्कुल ऊपर है। उनका मानना था कि देश को किसी क्रांति से बचाने के लिए संविधान का लचीला होना बेहद जरूरी है। मुद्दा इतना संगीन था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तक की अपनी सबसे बड़ी बेंच बना डाली। चीफ जस्टिस के सुब्बा राव के नेतृत्व में 11 जजों की बेंच बैठी। सोचकर देखिए, एक तरफ राज्य का कल्याण और दूसरी तरफ नागरिकों की स्वतंत्रता। इस बेहद नाजुक मुद्दे का हल निकालने की पूरी जिम्मेदारी इन 11 न्यायाधीशों पर थी। भाग 3, बहुमत का न्यायिक तर्क, संसद की संवैधानिक सीमाएं। अब देखिए कि चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने अपने तर्क को कितने शानदार और क्रमबद्ध तरीके से पेश किया। उनका पहला पॉइंट, आर्टिकल 368 में सिर्फ संविधान बदलने की प्रक्रिया है, कोई अमेंडिंग पावर नहीं। दूसरा, उनके अनुसार अमेंडमेंट की असली शक्ति आर्टिकल 245 और 248 की रेजिड्यूरी पावर्स से आती है। तीसरा पॉइंट, इस वजह से कोई भी अमेंडमेंट अपने आप में एक आम लॉ ही है। और चौथा, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि वो एक लॉ है इसलिए वो किसी भी हाल में पार्ट 3 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। एकदम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। मेजॉरिटी जजेस का दृष्टिकोण इसे कोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स प्रिमोर्डियल राइट्स हैं, यानी ये वो प्राथमिक और मूल अधिकार हैं जो किसी भी इंसान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य हैं। इन्हें संविधान में एक सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकाला गया कि संसद के पास इन अधिकारों को कम करने या छीनने की पावर है ही नहीं। भाग 4, संप्रभुता पर असहमति, लचीलापन और जन इच्छा।
लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिसेंटिंग ओपिनियन, जिसका नेतृत्व जस्टिस वांचू ने किया, वो बिल्कुल अलग दिशा में था। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। जहां मेजॉरिटी का मानना था कि अमेंडिंग पावर रेजिड्यूरी आर्टिकल से आती है, डिसेंट ने आर्टिकल 368 को ही शक्ति का स्रोत माना। मेजॉरिटी के मुताबिक अमेंडमेंट एक आम लॉ था, जबकि डिसेंट के मुताबिक ये लॉ नहीं बल्कि एक सॉवरन कानून था। और सबसे बड़ा अंतर ये था कि डिसेंट ने स्पष्ट कहा, संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर कोई छिपी हुई इम्प्लाइड रोक नहीं हो सकती। इन डिसेंटिंग जजेस ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और राजनीतिक बहस का हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान सॉवरेन विल यानी जनता की इच्छा का प्रतीक है। उनका मानना था कि अगर हम संविधान को रिजिडली बांध देंगे और वो वक्त के साथ बदलते सामाजिक और आर्थिक हालातों के हिसाब से नहीं ढल पाएगा, तो देश में हिंसा और क्रांति आने का खतरा बढ़ जाएगा। लचीलापन होना बेहद जरूरी है। भाग 5, फैसला और तत्काल प्रभाव, अतीत और भविष्य की रक्षा। फैसले के मूल बिंदु आखिर क्या थे? कोर्ट ने तय किया कि आगे से संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। पर रुकिए, पुराने अमेंडमेंट्स का क्या? फर्स्ट, फोर्थ और 17th अमेंडमेंट्स को कोर्ट ने मान्य ही रखा। इसके लिए उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जिसे प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कहते हैं। इसका मतलब था कि फैसला सिर्फ आगे से लागू होगा, पिछले कामों को रद्द नहीं करेगा। और कमाल की बात देखिए, कोर्ट ने पिटिशनर्स के सिद्धांत को मान जरूर लिया, परंतु खुद उनकी पिटिशंस खारिज कर दी। अब सोचिए, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया? एकदम प्रैक्टिकल रीजन था इसका। अगर पुराने अमेंडमेंट्स निष्प्रभावी हो जाते तो पूरे देश में अराजकता फैल जाती। पिछले कानूनों के तहत लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख किसानों और बटाईदारों ने जमीन का मालिकाना हक पा लिया था। कोर्ट का निष्कर्ष काफी बैलेंस था कि इस इतने बड़े सामाजिक बदलाव को अचानक से खतरे में डालना बिल्कुल उचित नहीं होगा। भाग 6, लोकतांत्रिक विरासत, अंतिम संप्रभु कौन? इस केस ने आगे चलकर क्या तूफान खड़ा किया, वो देखना बहुत जरूरी है। इसने संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदलकर रख दिया। अपने ही पुराने फैसलों जैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केसेस को कोर्ट ने पलट दिया। नतीजा, विधायिका की तरफ से जबरदस्त पुशबैक आया और धड़ाधड़ नए अमेंडमेंट्स लाए गए। पर सबसे बड़ी बात, इस केस ने उसी डिबेट को जन्म दिया जो आगे चलकर केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में उभर कर आई। ये सच में एक गेम चेंजर था। इस फैसले में अमेरिकन न्यायशास्त्र की तरफ भी रुख किया गया है। जस्टिस फ्रैंकफर्टर का एक बहुत ही दिलचस्प हवाला दिया गया है। उनका कहना था कि लोकतंत्र को अपनी ही गलतियों से बचने के लिए सिर्फ अदालतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर जनता जागरूक है, अलर्ट है, तो गलत कानूनों को स्टैट्यूट बुक से आसानी से हटाया जा सकता है। सीधी सी बात है, असली ताकत और सतर्कता आखिरकार जनता के पास ही होनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर एक लोकतंत्र अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे अधिकारों के ढांचे में हमेशा के लिए बांध दे जिसे कभी बदला न जा सके, तो क्या वो उनकी आज़ादी की रक्षा कर रहा है, या फिर वो आने वाली जनता की संप्रभु इच्छा, उनकी आज़ाद सोच पर बेड़ियां डाल रहा है? स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का ये संतुलन ढूंढना ही शायद हर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। इन सवालों पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।